हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। प्रीवियस चैप्टर हम लोग देख चुके हैं। एरर्स में हमने समझ लिया एरर्स का फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट है, डिटेल में आपको भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चैप्टर थर्ड पे आते हैं और ये एक अच्छा चैप्टर है एंड दैट वन इज चैप्टर 3, वेक्टर्स एंड स्केलर्स। फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड है। हम यही कहेंगे कि एप्लीकेशन बेस्ड चैप्टर है। इसका भी एप्लीकेशन ऑलमोस्ट पूरे फिजिक्स में रहता है। सो वेक्टर्स एंड स्केलर्स, आइए समझने की कोशिश करते हैं डे वन में इसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में। सबसे पहले वेक्टर्स एंड स्केलर्स में हम लोग देखना चाहते हैं फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी, भाई हमने फिजिक्स पढ़नी है, फिजिक्स में क्या पढ़ना है, फिजिकल क्वांटिटी ही पढ़नी है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी के लिए हम कह सकते हैं मे हैव न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब एन, याद करिए यूनिट डायमेंशन जब अब हम लोगों ने पढ़ा था, यूनिट्स एंड एनी स्पेसिफाइड डायरेक्शन। मतलब मे हैव, मे लगा हुआ है, इट्स नॉट मस्ट। मे हैव न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है, यूनिट हो सकती है और कोई एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन भी हो सकती है। दैट इज सिंपली फिजिकल क्वांटिटी। अगर हम ये देखें, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी, या हिंदी में इसको भौतिक राशि बोलते हैं। सो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी, उसके पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, एक यूनिट होगा और सर्टेन डायरेक्शन, स्पेसिफाइड डायरेक्शन। अब देखें, इसमें लिखा हुआ है मस्ट हैव न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। यहां जरा समझने की कोशिश करिए। मस्ट लिखा हुआ है, पर हम इसको ये भी कह सकते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए। हम लोग ये कह सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऑफ ग्लास, सपोज 1.5 है। अब देखें यहां पर, इसके पास न्यूमेरिकल वैल्यू है बट इसके पास यूनिट नहीं है, कोई भी यूनिट नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं हुई, पर इन जनरल हम कहते हैं, इन जनरल, या किसी का सपोज डिस्प्लेसमेंट एंड दिस वन इज इक्वल टू 0 मीटर कह सकते हैं। अब आप देखें, इसके पास यूनिट है बट न्यूमेरिकल वैल्यू कह सकते हैं, बट उसका वैल्यू 0 है। आप समझिए इस बात को। तो यहां मस्ट हैव लिखा है, पर आप अपने हिसाब से उसको अंडरस्टूड है, समझ सकते हैं क्या कहने का मतलब है। ऐसा हम नहीं कह सकते हमेशा कि इट मस्ट हैव ऑलवेज, नो, ऐसा नहीं कह सकते। हाँ, स्पेसिफाइड डायरेक्शन के लिए कह सकते हैं कि हाँ, कुछ फिजिकल क्वांटिटी है जिनका कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं होता, कुछ नहीं बल्कि काफी है ऐसी। देन मैग्नीट्यूड ऑफ एनी क्वांटिटी क्या होता है? अब मैग्नीट्यूड की बात करें, उसके पास न्यूमेरिकल वैल्यू होना जरूरी है, उसके पास यूनिट होना जरूरी है। और जब ये दोनों होंगे, हम कहेंगे भाई ये उस फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड हो गया। तो बात यहां पर देखिए, कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स हो सकते हैं और ये एक अच्छे से उसको हर एंगल को समझना जरूरी है कि भाई डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू 0 हो सकती है, पर है तो फिजिकल क्वांटिटी ही ना। या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, और ये 1.5 है। अब न्यूमेरिकल वैल्यू है पर यूनिट नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू मस्ट है, यूनिट मस्ट है, बट देयर आर, हम वहां पर एक थोड़ा सा लिबरल हो सकते हैं। क्या लिबरल हो सकते हैं? ऐसी क्वांटिटी पॉसिबल है जिनके पास न्यूमेरिकल वैल्यू ना हो। ना होने का मतलब यहां 0 है। और यूनिट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। मेजॉरिटी के पास होता है पर कुछ के पास नहीं भी हो सकता, ऐसा भी पॉसिबल है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ एनी क्वांटिटी हम लोगों ने देख लिया। अब देखें, लिखा हुआ है नोट में, सम फिजिकल क्वांटिटी ओनली हैविंग न्यूमेरिकल वैल्यू नॉट स्पेसिफाइड डायरेक्शन। स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं होता, जैसे हम लोगों ने देखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, स्ट्रेन है, इनके पास कोई डायरेक्शन नहीं लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू है। सो वी कैन से एनी फिजिकल क्वांटिटी मस्ट, में, मस्ट ऑब्लिक में, मस्ट स्लैश में, मतलब मस्ट भी, मे बी, हैव न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट एंड स्पेसिफाइड डायरेक्शन। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, एनी फिजिकल क्वांटिटी मे हैव न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट एंड स्पेसिफाइड डायरेक्शन। या हम कह सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी मस्ट हैव। अब कौन कौन सी होती हैं फिजिकल क्वांटिटी, उनको जब क्लासिफाई करते हैं वहां पर डिपेंड करता है, वहां पर क्लियर होता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि दे मे हैव या मस्ट हैव न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट एंड स्पेसिफाइड डायरेक्शन। कुल मिला के ये तो कह सकते हैं कि भाई कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्ट्रेस, स्ट्रेन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, टॉर्क, कुछ भी हो, यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट प्लस डायरेक्शन में मस्ट कह सकते हैं। अब यहां पर देखें आप,
जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन है उसको अगर हम क्लासिफाई करने का मतलब है एक टाइप हो गया स्केलर का, दिस वन इज वन टाइप फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा टाइप अगर आप देखो तो दूसरा टाइप हो गया वेक्टर्स का, थर्ड टाइप भी एग्जिस्ट करता है एंड दिस थर्ड टाइप इज टेंसर। सो फर्स्ट टाइप हो गया स्केलर, सेकंड टाइप हो गया वेक्टर्स, थर्ड टाइप इज टेंसर्स। इसका मतलब फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग मोटे तौर पर तीन तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। इसमें अब स्केलर्स की बात करें, स्केलर्स में क्या है, दिस टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज नेवर रिक्वायर्ड। देखिए ध्यान से समझिएगा, कंसेप्चुअल है थोड़ा सा चैप्टर। नेवर रिक्वायर्ड एनी स्पेसिफाइड डायरेक्शन, हम ये नहीं कहते इनके पास डायरेक्शन नहीं होता है, हम कहते हैं दे नो नीड ऑफ डायरेक्शन, मतलब इनको जरूरत नहीं है। बट इट मे हैव डायरेक्शन, ऐसा हो सकता है कि डायरेक्शन हो पर जरूरत नहीं होगी। हम जरूरत पे जाते हैं, नीड पे जाते हैं, रिक्वायरमेंट पे जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक करंट होता है, स्केलर क्वांटिटी है। क्या इस इलेक्ट्रिक करंट के पास अगर 10 एम्पियर कहीं पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, क्या इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन नहीं? अगर कोई वायर है, हम कह सकते हैं इस वायर में 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, इट्स पॉसिबल, डायरेक्शन यहां पर क्लियर कर रहा है। बट क्या हम इसको वेक्टर कहेंगे? नो, स्केलर है, क्योंकि जरूरत नहीं, इसके डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता। हम कभी ऐसा बोलते हैं क्या कि 10 एम्पियर करंट ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, टुवर्ड्स ईस्ट जा रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, कभी यूज करते हैं? नेवर, कभी नहीं यूज करते। इसका मीनिंग है इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी बिकॉज न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट, एंड डायरेक्शन इट मे हैव, रिक्वायरमेंट नहीं। नाउ अब देखें क्या और क्या कंडीशन फुलफिल करनी होती है ऑन एडिशन, subtraction and product. We do not need to follow any specified rules or laws. प्रोडक्ट कर दीजिए मस्त, कोई टेंशन नहीं, ऐड कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कोई लॉ रूल की जरूरत नहीं है। हम फिर कहेंगे भाई अब स्ट्रिक्टली ये स्केलर हो गया। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसके? डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, मास, वॉल्यूम, ऑल टाइप ऑफ एनर्जीज, वर्क डन, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फ्लक्स, फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी वो वेक्टर होता है, फ्लक्स, टेम्परेचर एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारी हो सकती है। सो इनको हम क्या कहेंगे? स्केलर कहेंगे। अब बात आती है वेक्टर पे, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। वेक्टर, कोई भी क्वेश्चन आप देखें अगर उसमें वेक्टर क्वांटिटी पूछी है तो ध्यान रखिए उसके डायरेक्शन पे फोकस करना पड़ेगा, उसके डायरेक्शन को कंसंट्रेट करना पड़ेगा। देखें वेक्टर क्या होते हैं, दिस टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज मस्ट हैव, मस्ट लगा दिया, मस्ट हैव या रिक्वायर्ड कह सकते हैं, इनको जरूरत है, हर हाल में जरूरत है, किसकी? एनी स्पेसिफाइड डायरेक्शन, किसी डायरेक्शन की जरूरत है। और क्या डिफरेंस है? जो डिफरेंस स्केलर और वेक्टर को डिफरेंशिएट करता है ऑन एडिशन, सब्सट्रैक्शन, प्रोडक्ट, वी मस्ट हैव टू फॉलो सर्टेन लॉज और रूल। हमको लॉज और रूल फॉलो करने पड़ेंगे, हर हाल में करने पड़ेंगे, इसको हम बोलेंगे वेक्टर्स। सो यहां पर हम कह सकते हैं कि भाई रूल्स, हमको सर्टेन लॉ या रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल के लिए क्या लॉ होते हैं ऐड करने में या सब्सट्रैक्ट करने में या प्रोडक्ट में? देखिए यहाँ पर फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन या और सब्सट्रैक्शन क्या होता है? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम होता है हमारे पास। फॉर प्रोडक्ट डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो ये डिफरेंस है दो में, अगर आप डिफरेंस समझें। सो फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होगा, पर वो उसको क्लासिफाई करें तो डायरेक्शन देखना है रिक्वायर्ड है कि नहीं है, ना कि ये देखना है कि वो डायरेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। देयर इज अ डिफरेंस। वो क्वांटिटी के लिए डायरेक्शन का कोई मीनिंग है वो देखना है, और प्लस लॉज एडिशन सब्सट्रैक्शन में फॉलो करने हैं नहीं करने वो देखना है। तो यहां पर फॉर प्रोडक्ट डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट दो लॉज होते हैं, देखेंगे हम लोग आगे। एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ऑल टाइप ऑफ फील्ड इंटेंसिटीज, फोर्स, टॉर्क, मोमेंटम एक्सेट्रा, बहुत सारी। अब ये तो समझ में आ गया कि यस देयर आर सम स्केलर्स, सम वेक्टर्स। एक थर्ड जो पॉइंट है हमारा टेंसर का, जरा इसको समझने की कोशिश करें। दिस टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हैव नो स्पेसिफाइड डायरेक्शन बट डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट डायरेक्शन। मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वैल्यू, मतलब इट डिपेंड्स ऑन ओरिएंटेशन, हम कह सकते हैं।
ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्ट्रेस, समटाइम्स ऑल्दो इट्स लिटिल बिट कंट्रोवर्सी, स्ट्रेन को भी हम कह देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कोई डिस्क है, इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट विल बी डिफरेंस, इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट विल बी अगेन डिफरेंस, इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ, देखिए आप डायरेक्शन या पॉइंट बदलते ही चेंज हो जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, एयर के रिलेटिव में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ होगा, लिक्विड के रिलेटिव में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और होगा, डिफरेंट होगा। दैट्स द डिफरेंस। ये इस तरह की क्वांटिटीज को हम थर्ड कैटेगरी में रख देते हैं ताकि हमको सिंपलिसिटी हो समझने में, और थर्ड कैटेगरी है टेंसर्स की। इसके बाद देखते हैं कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट। क्या पॉइंट है? स्केलर्स और जीरो ऑर्डर टेंसर क्या होते हैं? एनी फिजिकल क्वांटिटी हैव ओनली वन कंपोनेंट, जिसका एक ही कंपोनेंट हो सकता है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम बोलते हैं स्केलर्स और जीरो ऑर्डर टेंसर। ये एक नोट पे लगा दिया। देन वेक्टर और फर्स्ट ऑर्डर टेंसर जो हम बोलते हैं। सो वेक्टर्स और फर्स्ट ऑर्डर टेंसर्स की बात करें तो एनी फिजिकल क्वांटिटी हैव कंपोनेंट ग्रेटर देन वन, ध्यान रखिएगा, ग्रेटर देन वन बट लेस देन और इक्वल टू 4, जिसके कंपोनेंट वन से तो ज्यादा हो सकते हैं पर चार से ज्यादा नहीं हो सकते, चार मैक्सिमम चार तक हो सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑर्डर टेंसर। सो जीरो ऑर्डर टेंसर, फर्स्ट ऑर्डर टेंसर, ये हम नहीं कहेंगे, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। सो इसके बाद हम लोग देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। किसी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए वेक्टर ए है, ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब है इसके पास सर्टेन मैग्नीट्यूड भी होगा, सर्टेनली इसके पास डायरेक्शन भी होगा। और अगर आप इसको ऐसे मॉड वेक्टर ए, क्या पढ़ते हैं इसको? मॉड वेक्टर ए। सो मॉड वेक्टर ए, इसका मतलब इस कंडीशन में क्या होगा? इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड, मतलब वो दो टुकड़े कर दिए। एक बार हमने जब ऐसे देखा तो यहां पर सिर्फ दोनों है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन है, बट जब ऐसे देखा मॉड वेक्टर है, ओनली मैग्नीट्यूड, स्ट्रिक्टली डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है वेक्टर, पर हम उसके मैग्नीट्यूड को डील कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब पहले ही हम लोग देख चुके, एन एंड यू, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए और यूनिट होना चाहिए, इसको हम बोलेंगे दिस इज मॉड वेक्टर ए। इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर के टाइप, देखिए वैसे तो वेक्टर्स के बहुत सारे टाइप हो सकते हैं, बहुत सारे, आप मोर देन 20 टाइप्स बना सकते हैं, पर हम उन टाइप्स को स्टडी करेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, या जो जो जिसमें हम कंफ्यूज हो सकते हैं, जिनके बारे में हमें ना मालूम हो। बाकी पैरेलल वेक्टर वी ऑल नो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आप समझ सकते हैं, दो वेक्टर पैरेलल, दोनों का डायरेक्शन सेम है। या एंटी पैरेलल, सिंपल नाम से पता चल रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, एवरीबॉडी नोस, नाम से ही क्लियर हो रहा है। परपेंडिकुलर वेक्टर, नाम से ही क्लियर हो रहा है। जो इंपॉर्टेंट है उनको जरूर डिस्कस करेंगे। सो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में पहला टाइप आता है, दीज आर द पोलर वेक्टर्स। पोलर वेक्टर्स में हम लोग क्या करते हैं? वेक्टर्स रिलेटेड टू लीनियर मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। लीनियर मोशन से रिलेटेड जितने वेक्टर होंगे, कंफ्यूज मत होइएगा, उनको हम पोलर वेक्टर भी बोलते हैं। पोलर वेक्टर मींस वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, एक्सेलरेशन, लीनियर, इसको हम पोलर वेक्टर कहते हैं। एक्सियल वेक्टर्स होते हैं। अब एक्सियल वेक्टर ऑब्वियसली एक्सियल नाम से जाहिर हो रहा है कि वो एंगल यानी एंगुलर मोशन से रिलेटेड होगा। इसका मतलब वेक्टर रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट एंड आर ऑलवेज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो एक्सिस ऑफ रोटेशन वहां पर होगा, उसके अलोंग, उनको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम एक्सेट्रा, दे आर एक्सियल वेक्टर। इसके बाद नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। अब नल वेक्टर या जीरो वेक्टर का मतलब क्या हुआ? उसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा, सिंपल सी बात है। डायरेक्शन होगा, स्पेसिफाइड होगा, 100% होगा। सो डायरेक्शन इज इनडिटरमिनेट, मतलब डायरेक्शन होना चाहिए। ऐसे वेक्टर को हम बोलते हैं नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। ठीक है, एग्जांपल, एक बॉल आपने ले लिया, ऊपर से ड्रॉप करने वाले हैं, उसका वेलोसिटी क्या है? जीरो, जब तक आप ड्रॉप नहीं करते। ठीक है, ड्रॉप करने वाले हैं, इनिशियल वेलोसिटी क्या कहोगे आप? जीरो, बट डायरेक्शन है कि नहीं है? डाउनवर्ड। सो इन दैट वे, नेक्स्ट टाइप देखें, दैट इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या? वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1, यूनिटी,
बट मस्ट बी सम स्पेसिफाइड रिप्रेजेंटेशन, और ये होता है, इसको हम लोग दिखाते हैं कैप से, ऐसे ए कैप, कैप ऐसे कर दिया, वो यूनिट वेक्टर हो गया। वैल्यू 1 होगी, मैग्नीट्यूड 1 होगा, नो डाउट। डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, ये यूनिट वेक्टर होते हैं। अब देखें यूनिट वेक्टर, सपोज किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है, क्या करेंगे, ए कैप एंड दिस इज वेक्टर ए अपॉन मॉड, मतलब वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, बस यूनिट बन गया जी, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होगा। ध्यान रखिएगा, ए कैप इक्वल्स टू वेक्टर ए बाई मॉड वेक्टर ए। क्लियर हो गया सभी को। अब कुछ स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर, स्टैंडर्ड मतलब किसी भी लैंग्वेज में आप फ्रेंच, स्पेनिश, तमिल, तेलुगु किसी में भी देखेंगे, वो स्टैंडर्ड, उनको वैसे ही हम डिनोट करते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर कौन से हैं, इसमें आई कैप, जे कैप, के कैप, ये तीनों स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर हैं। क्या डायरेक्शन होती है, देखें हम लोग 3 डायमेंशन में देखते हैं, सपोज इधर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर है। ध्यान रखिएगा सारे एंगल 90 डिग्री पर हैं। यहां पर अगर हम आई कैप, जे कैप, के कैप की डायरेक्शन देखें तो ये 3D में आ जाता है। ये देखें एक्स एक्सिस वाला आई कैप डायरेक्शन, वाई एक्सिस वाला जे कैप डायरेक्शन, और जेड एक्सिस वाला जो कि परपेंडिकुलर है के कैप, मतलब तीनों यूनिट वेक्टर, स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर हैं। इन सबका मैग्नीट्यूड 1 होगा, मतलब आई कैप हो इसका मॉड देखेंगे 1 डायरेक्शन, जे कैप हो उसका मॉड देखेंगे 1। क्या हम कहेंगे आई और जे सेम है, कभी नहीं, कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि दोनों का वैल्यू भले ही 1 हो, लेकिन डायरेक्शन तो दोनों के एकदम 90 डिग्री पर है। तो ये कभी नहीं कह सकते कि आई कैप और जे कैप इक्वल होंगे, ये तो बहुत घोर अपराध हो जाएगा। हम ऐसा कभी नहीं कह सकते, दो वेक्टर जो अलग अलग डायरेक्शन में है उनको हम सेम कह दें, इक्वल कह दें, नो। मॉड जब तक लगाते हैं तब तक ठीक है। सो आई कैप, जे कैप, के कैप, तीन वेक्टर 3D में आपको समझ में आ गया। फिर भी डाउट होता है, आप जिस रूम में बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं उस रूम में कॉर्नर को देखिए, एक कॉर्नर को देखिए। कॉर्नर पे अब आप देखें, वहां पर जो कॉर्नर होगा टॉप पे या बॉटम पे, वहां पर 3 लाइंस आ रही हैं, जो 3 लाइंस जो जो वॉल्स के या उनके जो बॉर्डर्स हैं, वो तीनों आपको परपेंडिकुलर दिख जाएंगे। उसको आप एज्यूम कर सकते हैं, किसी एक को आई कैप, किसी एक को जे कैप, किसी एक को के कैप। ये हो गया यूनिट वेक्टर के बारे में। अब डायरेक्शन हम अपनी कॉपी में क्या मानते हैं, देखें कॉपी में डायरेक्शन हमेशा क्या मानना है, ये नॉर्थ डायरेक्शन, क्योंकि कोई कभी किधर भी बैठा है किधर, आप कॉपी में जब भी एज्यूम करेंगे तो ये कंफर्म है फ्रंट में आपके नॉर्थ होगा, देन इट इज ईस्ट, वेस्ट एंड इट विल बी डेफिनेटली साउथ। इसका मीनिंग है, अगर आप यूनिट वेक्टर को समझने की कोशिश करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये यूनिट वेक्टर पे बेस्ड है ये चैप्टर, यूनिट वेक्टर इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सपोज हम देखना चाहते हैं 1D मोशन। 1D मोशन का मतलब ही क्या हुआ, 1D मोशन का मतलब इफ मोशन मोशन अलोंग मोशन अलोंग या तो एक्स एक्सिस हो, या सिर्फ वाई एक्सिस हो, और या फिर सिर्फ जेड एक्सिस हो, उसको हम क्या बोलेंगे, 1D मोशन, वन डायमेंशनल मोशन। 1D मोशन है, इसका मतलब इसको या तो आई कैप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या जे कैप। देखिए उनका वैल्यू तो 1 ही है, मैग्नीट्यूड 1 है, और 1 क्या होता है, 1 साधु टाइप का नंबर होता है। 1 को किसी से मल्टीप्लाई करे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब यूनिट वेक्टर कहीं भी सेट किए जा सकते हैं, ठीक है, डायरेक्शन स्पेसिफाइड हो। सो यहां पर फॉर एग्जांपल कार इज मूविंग विद 60 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स और ड्यू ईस्ट, अगर हम लिखते हैं, इसका मतलब अगर हम कहते हैं इसका स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, दैट्स फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल सही बात है। अगर हम कहेंगे, जो कि हम कहते भी हम लोग जो सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं ऐसा, कि इसका वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर है, तो हम कहते हैं ठीक, ये तो गलत बात है भाई, डायरेक्शन दीजिए, आप बताइए। इट मींस इसका वेलोसिटी ये 60 आई कैप किलोमीटर पर आवर है, 60 आई कैप किलोमीटर पर आवर वेक्टर क्वांटिटी हो गया। आई कैप का मतलब क्या हो गया, ये कार, देखिए आई कैप हमारा कहां पर था, हम कॉपी में डायरेक्शन नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, मतलब कार हमारा इस साइड जा रहा है, ये तो आई कैप लगाया है हम लोगों ने। इसका मतलब अब देखें जरा, यहां पर सपोज ये कार है, देखें आप सिंपली इस कार के लिए कौन सा डायरेक्शन है, बिल्कुल सही, आई कैप डायरेक्शन में कार ट्रैवल कर रहा है। आई कैप डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, हम लोग कह सकते हैं वेलोसिटी इसका क्या होगा,
क्या कहोगे आप वेलोसिटी इसका 60 किलोमीटर पर आवर? नहीं, गलत है, बिल्कुल नहीं। क्या कहोगे आप 60 आई कैप किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी। अगर स्पीड कहना है नो डाउट, अब आप आई कैप हटा दीजिए, फिर हम क्या कहेंगे इट विल बी 60 किलोमीटर पर आवर। अब समझ में आ गया वन डी मोशन सभी को। वन डी मोशन के बाद चलिए टू डी मोशन, अब टू डायमेंशनल मोशन देखें। टू डायमेंशनल मोशन इसका मतलब अब यहां पर दो एक्सेस इन्वॉल्व करनी है। कोई भी दो एक्सेस हो सकती है, एक्स वाई, वाई जेड, मतलब अगर मोशन हो रहा है अलोंग एक्स वाई और वाई जेड और जेड एक्स में, इसको मोशन इन प्लेन भी बोल देते हैं। सो टू डी मोशन है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे टू डायमेंशनल मोशन में ये कार जा रहा है, ये एक्स एक्सिस में नहीं जा रहा है, ना वाई एक्सिस में जा रहा है। हम कह सकते हैं अगर है तो इसका डायरेक्शन उन दोनों के मिडिल में समवेयर है। ये क्या हो गया टू डायमेंशनल मोशन। इसके मोशन को रिप्रेजेंट करना है, खाली आई कैप से नहीं कर सकते, इवन खाली जे कैप से भी नहीं कर सकते, खाली के कैप से भी नहीं कर सकते, हमको कोई दो की जरूरत पड़ेगी, आई जे, जे के या आई के। अब यहां पर जो प्लेन में हो रहा है ये देखने से लग रहा है आई और जे में है। आइए देखते हैं यहाँ पर किस तरह से, जैसे कार 60 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ ईस्ट जा रहा था। नॉर्थ ईस्ट क्यों कहा? नॉर्थ ईस्ट इसलिए क्या, ये नॉर्थ है ये ईस्ट है, एंगल नहीं मालूम है। सो अभी हमने कहा भाई नॉर्थ ईस्ट में जा रहा था और 45 डिग्री पे जा रहा था, तो स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं, बिकॉज दैट विल बी जस्ट मिडिल ऑफ दिस, मिडिल पे होगा। सो हमने कह दिया 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा था। और अगर ये 45 डिग्री है तो चलो भाई कंपोनेंट करें। एक कंपोनेंट एंगल के साथ वाला कॉस होता है हमेशा, कंपोनेंट मींस रिजॉल्व करना। हम अपनी लिबर्टी के लिए, अपनी सुविधा के लिए रिजॉल्व करते हैं, किसी भी वेक्टर को, स्केलर को मत रिजॉल्व करना भाई, स्केलर रिजॉल्व नहीं हो सकता। सो 60 cos 45 और ये क्या हो गया 60 sin 45। अब इसको लिखना है अगर वेक्टर फॉर्म में तो क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ कार 60 cos 45 आई कैप प्लस 60 sin 45 जे कैप। ये जे कैप हो गया और ये हो गया आई कैप। क्लियर हो गया? अब यहां पर अगर आप cos 45 की वैल्यू रख दें तो ये इस टाइप से आप लिख सकते हैं। ये क्या है, टू डी मोशन, दो एक्सेस इन्वॉल्व हो रही है। दिख रहा है ना आपको, दो हैं, आई कैप जे कैप। जे कैप के कैप होता तो भी टू डी, के कैप आई कैप होता तो भी टू डी। सो दिस इज टू डी मोशन। टू डी मोशन है, इसका मतलब एंगल हमको नोन है, मैग्नीट्यूड नोन है, वेक्टर क्वांटिटी एवरीथिंग भी नोन। लेकिन अगर कभी टू डी वेक्टर है ए आई कैप प्लस बी जे कैप मॉड, मतलब मैग्नीट्यूड अगर देखना है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमेशा याद रखिए, ठीक है, मालूम भी होगा बहुत लोगों को। अब ये आई कैप है, ये जे कैप है, ये वेक्टर ए था। अब अगर डायरेक्शन देखना है कोई इश्यू नहीं है, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाला होता है बी और दूसरा बेस होता है बाई ए, tan थीटा इक्वल्स टू बी बाई ए। अच्छा बी है क्या, जरा ध्यान से देखो, बी ये रहा, बी क्या है, जे कैप का कोफिशिएंट, ए क्या है, आई कैप का कोफिशिएंट। तब ये जो थीटा आएगा इट विल बी विद एक्स एक्सिस। इसका मतलब ये जो थीटा बनेगा दैट विल बी विद एक्स एक्सिस और विद हॉरिजॉन्टल। लेकिन जरूरी तो नहीं है, अगर आप वर्टिकल के साथ देखना हो tan थीटा डैश, अब देखें ए बाई बी रिवर्स हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ आई कैप ऊपर हो गया, कोफिशिएंट ऑफ जे कैप नीचे हो गया। और अब हम कहेंगे ये किसके साथ है एंगल, विद वाई एक्सिस, मींस दिस वन इज थीटा डैश। तो बात समझ में आ रही है सबको, 2D वेक्टर को कैसे हम स्प्लिट कर सकते हैं, सारे वेक्टर्स का मालूम होना चाहिए कैसे स्प्लिट कर सकते, स्प्लिट का मतलब उसके मैग्नीट्यूड को तोड़ सके, डायरेक्शन को तोड़ सके, मतलब बोथ वे मालूम होना चाहिए। वेक्टर है तो हम उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को ब्रेक कर सके और हमको मालूम हो जाए, या फिर आप कह दें कि दोनों चीजें मालूम है तो हम वेक्टर बना सके। बोथ वे करेक्ट होना चाहिए, बोथ वे आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये तो हमने देख लिया। इसके बाद 3D वेक्टर के बारे में देखना चाहते हैं। देखें 3D वेक्टर में आप देख सकते हैं यहां पर स्क्रीन पे, सपोज इस टाइप से देखें वेक्टर ए है, अभी क्यूब की हेल्प से देख सकते हैं, ये वेक्टर ए आई कैप के साथ में एंगल फॉर्म कर रहा है अल्फा, ये अल्फा एंगल हो गया आई कैप मतलब एक्स के साथ में। और यही वेक्टर अगर आप देखो तो ये वेक्टर ए जे कैप के साथ में बीटा एंगल फॉर्म कर रहा है और यही वेक्टर के कैप के साथ में गामा एंगल फॉर्म कर रहा है।
इसका मतलब अगर वेक्टर है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, 3D वेक्टर हो गया। तीनों एक्सेस तो इन्वॉल्व हो गई भाई। हमने 1D 2D देख लिया, आप 3D पे देख रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, आप आराम से इसको समझ सकते हैं। नाउ इसका मॉड है एज यूजुअल, जैसे 2D में था रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एंड देन अगर हमको इसका डायरेक्शन देखना भाई, वो भी तो इंपॉर्टेंट होगा। चलिए विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई सपोज क्यूबिकल बॉक्स है और कोई इंसेक्ट है। ये इंसेक्ट 3D में कैसे चलेगा, आइए देखते हैं। 3D में चलने के लिए क्या किया, ये देखें आप, स्पेस में मूव करता हुआ ये इंसेक्ट कहीं पर लैंड कर जाता है, कहीं पर बैठ जाता है। तो ये जो इसका मोशन हो रहा है, जिग जैग, इधर गया उधर गया, ये क्या है, 3 डायमेंशनल। और अगर 3 डायमेंशनल मोशन का डायरेक्शन चाहिए, भाई डायरेक्शन का मतलब 3D वेक्टर है तो एंगल भी तो 3 बनेंगे। कोई एंगल बनेगा x के साथ यानी आई कैप के साथ, कोई एंगल बनेगा y के साथ यानी j कैप के साथ। तो cos अल्फा इक्वल्स टू a बाई रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये ध्यान रखिएगा, आई कैप का कोफिशिएंट है, मतलब ये एंगल किसके साथ होगा, बिल्कुल क्लियर है, ये एंगल होगा x एक्सिस के साथ। या cos बीटा, अब ये एंगल किसके साथ में होगा, देखें b किसका कोफिशिएंट था, j कैप का था, इसका मतलब ये एंगल हो गया y एक्सिस के साथ में। या cos गामा इक्वल्स टू c बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये किसके साथ में था, ये z एक्सिस के साथ, z एक्सिस के साथ में गामा एंगल। तो हमने तीनों एंगल भी आइडेंटिफाई कर लिए, उसका भी फॉर्मूला हमारे पास आ गया। तो 3D वेक्टर में नाउ वी आर एबल टू स्प्लिट, अब हम उसको तोड़ सकते हैं। अब यहां पर नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, जैसे हम लोगों ने देखा था वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए जो रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं। तो यहां पर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स कैसे करते हैं, क्या रूल होता है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम बड़ा सिंपल है। सपोज दो वेक्टर दिए, वेक्टर p और वेक्टर q, इनको या तो ऐड करना है प्लस या माइनस करना है, और रिजल्टेंट आता है, मतलब ऐड करने के बाद क्या आया वो भी एक वेक्टर ही होगा। लेकिन दो वेक्टर को आपस में ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करो, दोनों कंडीशन में रिजल्ट एक वेक्टर ही आएगा। इसका मतलब यहाँ पर p और q दो वेक्टर हैं, r उनका रिजल्टेंट है, आप देख सकते हैं एक वेक्टर ये p हो गया, एक वेक्टर ये q हो गया, और इनके बीच में एंगल जो बन रहा है दैट वन इज अल्फा। और जो रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट p के साथ जो एंगल फॉर्म कर रहा है वो है थीटा। फिलहाल हम अल्फा पे पहले फोकस करते हैं। अल्फा पे फोकस करेंगे तो रिजल्टेंट के लिए फॉर्मूला निकलता है, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप में से कुछ लोगों को मालूम होगा। क्या है फॉर्मूला, आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस 2pq cos अल्फा। प्लस माइनस क्यों है, ऐड करेंगे तो प्लस, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस। ध्यान रखिएगा, अल्फा एंगल बिटवीन p एंड q है। सो ऐड करना है, जब भी दो वेक्टर्स को ऐड करना है ऑब्वियस है पॉजिटिव साइन है, और अगर सब्सट्रैक्ट करना है इट विल बी नेगेटिव। अब इसी रिजल्ट से देखें, जब अल्फा अगर 0 है मतलब क्या हुआ, दोनों वेक्टर क्या होंगे आपस में, ऑब्वियसली पैरेलल होंगे। पैरेलल हैं, एक ही डायरेक्शन में हैं, तो हम क्या कहेंगे, आर मैक्सिमम होगा। भाई दो लोग किसी को पुल करें, इधर पुल कर रहा है एक, फिर दूसरा भी इधर ही पुल कर रहा है, तो मैक्सिमम इफेक्ट निकलेगा ना। सो यहाँ पर अल्फा अगर 0 डिग्री होता है पैरेलल वेक्टर का, मैक्सिमम सम होगा p प्लस क्यू। सो आर मिनिमम की बात करें अगर, तो मिनिमम में अल्फा 180 डिग्री मतलब एंटी पैरेलल हो गए दो वेक्टर, आप देख सकते हैं यहाँ पर एंटी पैरेलल हैं, इसका मीनिंग है p डिफरेंस q लिखा है, इट मे बी p माइनस इट मे बी q माइनस, सो p डिफरेंस q होगा, दैट मींस r मिनिमम की वैल्यू हो गई 180 डिग्री पे। अब 180 डिग्री देख लिया, 0 डिग्री देख लिया, क्यों ना 90 डिग्री भी देख लिया जाए। p परपेंडिकुलर टू q है, दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, मींस r विल बी रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। परपेंडिकुलर हो गया, पैरेलल एंटी पैरेलल परपेंडिकुलर वेक्टर, एडिशन सब्सट्रैक्शन, रिजल्ट देख लिया है जो हमारा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से ही आता है। क्यों, cos 0 की वैल्यू क्या होगी 1, cos 180 की वैल्यू क्या होगी, माइनस हो जाएगा, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। cos 90 की वैल्यू क्या होगी, 0, सबको 0 बना देगा, मतलब बचेगा r स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। यहाँ तक तो समझ में आ गया सबको। अब हम लोग डायरेक्शन देखना चाहते हैं, किसका, इस रिजल्टेंट वेक्टर जो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये p वेक्टर, ये q वेक्टर। इशू ये है, हम ये थीटा देखना चाहते हैं। इसके लिए क्या किया, इसके पैरेलल ये साइड है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया,
ये एंगल भी अल्फा ही होगा, क्योंकि ये वेक्टर और ये वेक्टर आपस में पैरेलल है। हॉरिजॉन्टल के साथ ये भी अल्फा बनाएगा। अब यहां से ये क्यू साइन अल्फा आया, ये क्यू कॉस अल्फा आया। इसका मतलब एंगल ऑफ आर वेक्टर विद द हॉरिजॉन्टल और विद द वेक्टर पी क्या बनेगा? tan थीटा इक्वल्स टू क्यू साइन अल्फा। देखें परपेंडिकुलर ये बन रहा है, ये बड़ा वाले ट्रायंगल में हम देख रहे हैं, जो राइट एंगल ट्रायंगल बड़ा सा है, डिवाइडेड बाई पी मतलब ये प्लस क्यू कॉस अल्फा। एंगल भी आ गया भाई। मतलब रिजल्टेंट का वैल्यू उस फॉर्मूले से, किससे? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस 2pq cos अल्फा से कैलकुलेट किया। अल्फा पी और क्यू के बीच में एंगल है और डायरेक्शन देखना है, ये सीधे से रिजल्ट है, बट रटना नहीं है रिजल्ट को। ये डिपेंड करेगा, अब आप कभी p यहां के बजाय यहां क्यू कर दो, चेंज हो जाएगा। p आप वर्टिकल डायरेक्शन में कर दो, इट विल बी चेंज, रिजल्ट चेंज हो जाएगा। सो रटना नहीं है, डोंट, फिजिक्स में रटा नहीं जाता, कभी भी याद नहीं किया जाता। सो ये हमको डायरेक्शन के बारे में पता चल गया। अब किसी वेक्टर को अगर रिजोल्व करना है, सपोज f है, किसी ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है, रिजोल्व करना है, सिंपल है, एंगल के साथ वाला कॉस होता है, एफ कॉस थीटा, और दूसरा वाला हो गया एफ साइन थीटा। रिजोल्व कहीं भी कर सकते, वेलोसिटी है, कोई ब्लॉक है, वी वेलोसिटी से जा रहा है। इफ सपोज दिस एंगल, एंगल के साथ वाला ध्यान रखिएगा, कॉस, दूसरा वाला साइन, कॉस या साइन ही में ही रिजोल्व करते हैं, ताकि जब 90 डिग्री पे ये दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल होता है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इसीलिए इसको बोला जाता है। तो अगर आप ऐड करें वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, वी स्क्वायर कॉमन लिया, रूट के अंदर है ये सब, तो इसका मतलब क्या आ गया? अल्टीमेटली वी फिर से आ गया। ये समझ में आ गया, रिजॉल्विंग ऑफ एनी वेक्टर्स। सो रिजॉल्विंग के बाद में आइए, जो हमने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम देखा, इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले एग्जांपल है, टू इक्वल वेक्टर्स हैव रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर ऑफ टू। मतलब इक्वल वेक्टर तो थे ही इन मैग्नीट्यूड, उनका रिजल्टेंट भी उन्हीं के इक्वल है, एंगल बिटवीन देम। सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, वी ऑल नो आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos अल्फा। यहां पर सभी की वैल्यू x है, जो मॉड दिया है सभी का x है। लेट अस पुट x हियर, x स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस ट्वाइस x इनटू x cos अल्फा, और यहां से cos अल्फा की वैल्यू आ जाएगी -1/2। अल्फा ऑब्वियसली कितना होगा? 120 डिग्री। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। एग्जांपल देख लिया हम लोगों ने। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखें, यहां पर टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ x यूनिट एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री हैव रिजल्टेंट रूट ऑफ 2 प्लस रूट 2, देन द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो माय डियर फ्रेंड्स, देखिए सिंपल लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, फॉर्मूला लिख लिया, आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस अल्फा। यहां पर पी और क्यू तो एक्स है, रिजल्टेंट हमको गिवन है, ऑब्वियसली एंगल जो इनका पी और क्यू के बीच में वो 45 डिग्री है। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, आर को रख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ट्वाइस एक्स एक्स कॉस 45। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको यहां से x की वैल्यू आ जाती है 1। मींस इस कंडीशन में x की वैल्यू 1 हो जाती है, एक्स स्क्वायर 1 हो गया, सो पॉजिटिव वैल्यू वी आर टेकिंग हियर, सो इट मींस x इक्वल्स टू 1। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दैट विल बी द बी। सो एडिशन और सब्ट्रैक्शन देख रहे हैं हम लोग अभी, बेसिक फंडामेंटल। सो इसके बाद देखते हैं थर्ड एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है? इफ p प्लस क्यू इक्वल्स टू p माइनस क्यू, बट मॉड मतलब दो वेक्टर, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, addition of two magnitude of addition of two vectors is equal to the magnitude of difference of two vectors, is subtraction of two vectors, then angle between p and q। सिंपल है। यहां पर p plus q equals to p minus q with mod given है, हम क्यों ना इसको हम अप्लाई करते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस ट्वाइस p q cos थीटा, यहाँ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस ट्वाइस p q cos थीटा, और यहाँ से cos थीटा आ जाता है 0, मींस थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये भी हमने देख लिया। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, मतलब दो परपेंडिकुलर वेक्टर, कोई भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर होंगे तो उनका मैग्नीट्यूड जो होगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, दैट विल बी ऑलवेज सेम। ये क्लियर हो गया? सो फ्रेंड्स, दिस इज एंड ऑफ डे 1। आज हम लोगों ने वेक्टर का एडिशन सब्ट्रैक्शन देखा। फर्स्ट ऑफ ऑल शुरुआत में देखा था फिजिकल क्वांटिटी को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। अब हम लोगों ने देख लिया कि नहीं भाई, फिजिकल क्वांटिटी को क्लासिफाई करना है और उसको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो कैसे करेंगे? अब हम लोग नेक्स्ट उसमें देखेंगे, अगर इन फिजिकल क्वांटिटीज को, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, वेक्टर हैं,
उनको प्रोडक्ट करना हो तब कैसे करेंगे? सो दैट वी विल सी नेक्स्ट डे. So this is end of day 1, vectors and scalars.